नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगा कि जो हम लोग हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं और फाइनली हम लोग पहुंच के क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अगर अपना घर का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करवाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट करते हैं और ड्राइंग्स को तैयार करवाते हैं। और जैसे ही हम लोग का ड्राइंग्स तैयार हो जाता है, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कांटेक्ट करते हैं और उसको फिर वो काम हम लोग देते हैं। और सबसे पहले ड्राइंग्स के मदद से हम लोग जो हम लोग का प्लॉट एरिया है वो प्लॉट एरिया को हम लोग लेआउट करते हैं। और लेआउट करने समय हम लोग जो फुटिंग, जनरली हम लोग का दो तरह का फुटिंग होता है, एक सर्कुलर फुटिंग होता है और एक स्क्वायर फुटिंग होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसका मार्किंग करते हैं और कॉलम जहाँ जहाँ प्लेसमेंट किया गया उसका प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करते हैं। ये सारी चीज़ होने के बाद हम लोग सबसे पहले एक्सकेवेशन का काम करते हैं। एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया, जैसे कि हम लोग का फुटिंग फॉर एग्जांपल कि आपका 5x5 इंच 5x5 फीट का आपका फुटिंग है जो कि स्क्वायर फुटिंग है, उसका एक्सकेवेशन कर दिए। जहाँ जहाँ जिस हिसाब से जो डायमेंशन का फुटिंग आपका मेंशन है उसके हिसाब से हम लोग उसको एक्सकेवेशन कर दिए। तो उसके बाद जब हम लोग का एक्सकेवेशन हो जाता है तो एक्सकेवेशन होने के बाद फिर हम लोग का जो कॉलम का प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले उसका अलाइनमेंट फिर से हम लोग चेक करेंगे कि कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो सही तरीका से किया गया है कि नहीं। जहाँ पे जो फुटिंग में जो कॉलम का प्लेसमेंट है उसको किस हिसाब से दिया जाएगा। कॉलम का प्लेसमेंट करने से पहले फिर हम लोग पीसीसी वर्क करते हैं। सबसे पहले पीसीसी वर्क करते हैं तो उसके लिए अगर 5 फीट बाय 5 फीट का अगर आपका एक्सकेवेट किया गया है फुटिंग, तो हम लोग 4.5 फीट का जाली बनाते हैं। तो 4.5 फीट का फिर हम लोग एक जाली बनाएंगे। जो भी आपको हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरह से फुटिंग का जो जाली का उसका डायमेंशन है, टॉप रिइंफोर्समेंट और बॉटम रिइंफोर्समेंट, मतलब लॉन्गर साइड में रिइंफोर्समेंट और शॉर्टर साइड में रिइंफोर्समेंट किस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से कट कर देंगे, उसको टाई अप कर देंगे। स्पेसिंग भी उसका प्रॉपर जो भी ड्राइंग्स में मेंशन होगा उसके अनुसार हमको करना है। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद फिर हम लोग उसका कास्टिंग कर देते हैं, जो कि जनरली हम लोग M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं जो भी हम लोग पीसीसी कास्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना कॉलम का प्लेसमेंट करेंगे। जहाँ जहाँ कॉलम का प्लेसमेंट है वहाँ वहाँ हम लोग कॉलम का प्लेसमेंट करेंगे। कॉलम का प्लेसमेंट हो जाने के बाद फिर से हम लोग एक बार अलाइनमेंट चेक करेंगे कि सारा जो कॉलम हम लोग प्लेस किए हैं, अपना जो प्लॉट एरिया है जहाँ पे एक्सकेवेट किया गया है फुटिंग का, वो सही तरह से अलाइन है कि नहीं, कहीं मेरा कॉलम टेढ़ा तो नहीं है। तो उसको हम लोग फिर से अलाइन करने के लिए सीधा करेंगे। एक रस्सी का मदद लेके हम लोग साइड पे उसको अलाइन करते हैं ताकि प्रॉपर सेंटर पॉइंट हम लोग का उसका निकल कर आ सके। तो इसी तरह सारा जितना भी फुटिंग है उसको पीसीसी करने के बाद सारा कॉलम का प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट करने के बाद सारा उसका टाई अप करेंगे और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर उसका कास्टिंग करेंगे। जनरली हम लोग 1 फीट का कास्टिंग करते हैं। 1 फीट का M20 का ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं। M20 का ग्रेड करने के बाद फिर अगर मान लीजिए ड्राइंग्स में आपका पेडेस्टल का मेंशन किया गया, अगर आपको पेडेस्टल भी डालना है तो पेडेस्टल के अनुसार जितना भी रिइंफोर्समेंट आपका पेडेस्टल में आता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। पेडेस्टल आपका बन गया, जो भी मिस्त्री है रड मिस्त्री से आप सारा चीज़ चेक कर लीजिए, ड्राइंग्स की मदद से उसको समझा दीजिए कि आप किस तरह से आपको करना है, बांधना है। और उसके बाद फिर पेडेस्टल को फिर M20 ग्रेड कंक्रीट से फिर हम लोग उसको कास्टिंग कर देंगे। ये सारी कास्टिंग होने के बाद फिर हम लोग का आता है कि हम लोग अपना जो सोलिंग करते हैं, सोलिंग चारों तरफ सोलिंग करने के बाद फिर हम लोग अपना जो भी कॉलम है, कॉलम को ऊपर करने के लिए सबसे पहले हम लोग चारों तरफ हम लोग ग्राउंड बीम डालते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन जो हम लोग हाउस का करते हैं वो टाई बीम एक प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद फिर उसको एक 3 फीट का आपका ईटा का चिनाई कर देते हैं और फिर एक डीपीसी मार देते हैं और उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। जनरली ये लोड बियरिंग में देखा जाता है। तो आज मैं अपने साइट में जो आपको दिखाने वाला हूँ वो लोड बियरिंग नहीं, वो फ्रेम स्ट्रक्चर है। जो G+3 का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि सब स्ट्रक्चर में क्या होता है और सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है। सब स्ट्रक्चर में आपका टाइबिंग कंप्लीट हो गया। टाइबिंग के बाद फिर हम लोग एक आपका स्टार्टर पॉइंट बनाते हैं सारे कॉलम्स में। उसके बाद फिर कॉलम को फॉर्मवर्क लगा के फिर उसको उठाते हैं। तो यहाँ आपका सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया
तो वो सारा फिर से चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने साइट पे ले जाके। तो चलिए मैं आपका ये साइट वाला जो विज़िट है उसको शुरू करता हूँ। तो मैं आपको अपने साइट पे लेके आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो फ्रेम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि G+3 का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं आपको जो भी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से इनिशियली हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, फुटिंग का किस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं, किस तरह से हम लोग फुटिंग के बाद फिर हम लोग कॉलम का प्लेसमेंट करते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊँगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी टाई बीम का जो रड है उसको बांध के रखा गया है। अभी जहाँ जहाँ टाई बीम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फिर आप आगे देख सकते हैं कि शटरिंग का काम भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, जो कि पूरा जितना भी टाई बीम बांधा गया है सभी में शटरिंग का काम किया जाएगा। उसके बाद फिर कास्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। मैं आपको यहाँ तक सबसे पहले शुरू से समझाता हूँ कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग फुटिंग को रखते हैं और उसके बाद उसका कास्ट करते हैं। तो फुटिंग के बाद फिर हम लोग जैसे कॉलम का प्लेसमेंट किए, और जैसे मैंने आपको बताया कि पेडेस्टल का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद फिर हम लोग उसको सोलिंग करके फिर ऊपर की ओर एक छोटा सा ग्राउंड बीम हम लोग डालते हैं। ग्राउंड बीम बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड बीम के मदद से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड बीम मेंशन है, और ग्राउंड बीम का मदद से ये चीज़ यूज़ होता है कि अगर आपका जो स्ट्रक्चर का लोड है वो ट्रांसफ़र होता है ग्राउंड में फुटिंग तक, तो ग्राउंड बीम उसका बहुत अच्छी तरह से उसका रोल को निभाता है। और ऊपर जो आपका जो एक देख पा रहे हैं रिइंफोर्समेंट आपको बांधा गया है, जो ये टाई बीम है, ये टाई बीम आपका दीवालों का लोड को बियर करता है। तो दोनों का अलग अलग रोल है। जनरली ज़्यादातर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि दोनों का सेम रोल है और एक ही लगवाते हैं, टाई बीम लगवाते हैं, ग्राउंड बीम हम लोग नहीं लगवाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरली बरसात का मौसम या फिर जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो भी नीचे का जो ईंटा होता है, जो हम लोग चिनाई करवाते हैं, वो नीचे से मिट्टी उसका नीचे से निकल जाता है, ठीक है, लूज़ होने के कारण नीचे से निकल जाता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ग्राउंड बीम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो ये ग्राउंड बीम आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका जो रीइंफोर्समेंट लगा है वो 12 एमएम का हम लोग रीइंफोर्समेंट का यूज़ किए हैं, जो कि टॉप में आपका 2 रीइंफोर्समेंट हम लोग मेंशन किए हैं और बॉटम में आपका 3 रीइंफोर्समेंट, ताकि जो उसका स्ट्रेंथ है वो अच्छे से आ सके। और इसमें M20 ग्रेड का हम लोग कंक्रीट में कास्टिंग किए हुए हैं। प्रॉपर इसमें कवर ब्लॉक का यूज़ किया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो कास्टिंग में। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप उसी तरह के सारा काम किया गया है, प्रॉपर ग्राउंड बीम का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्लम्बिंग का जो काम है, जैसे कि जो हम लोग पाइप के लिए जो ईंटा कुछ काटते हैं, जो चिनाई करवाते हैं वॉल का, और जो बीम में जनरली ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका टाई बीम थोड़ा ऊंचा ऊंचा बन जाता है, तो फिर हम लोग का जो ग्राउंड लेवल से फिर हम लोग टाई बीम को बाद में काटना पड़ता है। तो इसीलिए इनिशियली टाई बीम में ही जब कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही जब कास्टिंग नहीं हुआ है, तो उसी हिसाब से इसका प्लेसमेंट किया गया है, ताकि फ्यूचर में टाई बीम को काटना ना पड़े, इसी में इसका स्ट्रेंथ पूरी तरह से आ सके। और एक और अल्टरनेटिव हम लोग कर सकते थे कि यहाँ पे हम लोग का जो बीम दिया हुआ है इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर नीचे जो इसका ईंटा का दीवार का चिनाई किया गया है 3 फीट, जो आपका ग्राउंड बीम है वहाँ से 3 फीट का जो आपका चिनाई किया गया है, वहाँ पे आप एक होल करके बाद में जो भी आपका प्लम्बर जो आता है वो आपका वहाँ पे होल करके ड्रिल करके उसको उस 6 इंची का पाइप का वो जगह बनाता है, और वहाँ से फिर वो निकाल सकता था। ये 2 ऑप्शन है। यहाँ पे आपका यहीं तक आपका प्लम्बिंग का काम किया गया है, इसीलिए हम लोग इसको रखे हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इसमें टाई बीम बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, टाई बीम स्ट्रेंथ झेल नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। आप बिल्कुल करवा सकते हैं। ज़्यादातर जो भी G+10, G+11, G+12 का भी अगर कंस्ट्रक्शन चलता है, इनफैक्ट हम लोग जो स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ भी प्लम्बिंग का पाइप्स हम लोग इंसर्ट करते हैं प्रॉपरली, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कास्टिंग
अगर अच्छे तरीक़ा से कवर ब्लॉक और प्रॉपर कवर अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। अगर आपका बाथरूम से प्लम्बिंग के थ्रू अगर 6 इंची का पाइप या फिर 4 इंची का पाइप बाहर जा रहा है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें जो आपका टाई बीम का जो टाई अप किया गया है, इसमें जो थ्रू बार लिया गया है, ये सारा आपका 12 एमएम का है। और टॉप रिइंफोर्समेंट रहे या बॉटम रिइंफोर्समेंट रहे, आपका दो दो रिइंफोर्समेंट एज आपका ड्राइंग्स लिया गया है। जैसे इंजीनियर्स ने हम लोग बनवाते हैं ड्राइंग्स के अनुसार, उसी तरह हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं साइट में। और जो भी आपका स्टीरअप है, जो भी आपका देख पा रहे हैं स्टीरअप, जिसको हम लोग रिंग कहते हैं, वो 6 इंची का स्पेसिंग में प्रोवाइड है। जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा बार के लिए बोला गया था ड्राइंग्स के अनुसार, जिसको हम लोग कटेल बार कहते हैं जनरली प्रॉपर। देखिए यहाँ पे 45D करके हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ लिया गया है। और उसके बाद टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट, जो भी एक्स्ट्रा कटल बार मेंशन है, वो सारा किस हिसाब से आपका प्लेसमेंट किया गया है, सब कुछ ड्राइंग्स के अनुसार हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। देखिए ये वाला जो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। ये पूरा एरिया पार्किंग के लिए बनाया गया है। और इसी पार्किंग के नीचे आपका सेप्टिक टैंक भी बनाया गया है, जो कि 10 फीट बाई 11 फीट का आपका सेप्टिक टैंक है। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आपका स्टेयर केस भी रहेगा, जो कि वहाँ से 4.5 फीट की दूरी पे आपका स्टेयर केस स्टार्ट होगा, जो कि 3.5 फीट का गेट है वहाँ पे। और ये चीज़ जब स्टार्ट होगा, इसी के लिए ये मजबूत रखने के लिए कि लोड को बियर कर सकें, यहाँ पे आपका 16 एमएम का बार इंस्टीड ऑफ 12 एमएम लिया गया है। और एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो स्लैब का लोड है ये आसानी से झेल सके, जो बीम अच्छा से इसका कास्टिंग हो सके। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो इसका टंकी है सेप्टिक टैंक, उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका ये सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। कि आप देख सकते हैं इसको, हाइट इसका 11.5 फीट है, जो इसका डेप्थ कह सकते हैं। और इसका जो लंबाई है 10 फीट है, और ये आपका इधर से 10.5 फीट है। और ये प्रॉपर अप्रॉक्स आप इसको 11 फीट बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइट हम लोग लिए थे वो 11 फीट ही लिए थे। और इसमें आपका 6 इंची का जो वॉल है, इसका प्लेसमेंट किया गया है, उसके हिसाब से वो चीज़ माइनस हो जाएगा। और इसका प्रॉपर डेप्थ हमको मिल चुका है, जहाँ पे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट था कि हमको 10 बाई 10 का और 10 फीट का हम लोग का डेप्थ का रिक्वायरमेंट था, तो उससे ज़्यादा ही ये प्रोवाइड किया गया है। और ये फिनिशिंग हो चुका है, ईटा का जोड़ाई कंप्लीट होने के बाद, प्लास्टरिंग करने के बाद फिर इसको गोल मार के इसको रेडी कर दिया गया है। ये 2 चैम्बर उसी हिसाब से है। देखिए ये गैस के लिए ये चैम्बर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कि आसानी से गैस में जो भी इसमें प्रोड्यूस होगा वो आसानी से ये निकल जाएगा। और ये चीज़, ये तीसरा चैम्बर जो ओवरफ्लो का रेट है, ओवरफ्लो इसमें होगा। तो ये चीज़ अभी फिनिश नहीं हुआ है। जनरली अभी बरसात का समय है, जनरली तो बोला जाता है कि कंस्ट्रक्शन बरसात के समय नहीं किया जाता है। सितंबर या अक्टूबर से हम लोग कंस्ट्रक्शन नया कोई भी अगर काम करते हैं घर का, तो उस समय स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काम क्लाइंट अपना करवा रहे हैं, तो उसमें हम कुछ उनको नहीं हम रोकना चाहते थे, तो बोले कि ठीक है। उनको मजबूरी थी, उनको अपना मतलब घर कम से नहीं भी तो 6 से 8 महीना में रेडी करवाना था, काहे कि उनको जहाँ भी रह रहे हैं टेम्प्रेरी उनको खाली करना पड़ता। तो इसीलिए ये चीज़ को शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी क्या आ गई है कि बरसात की वजह से पानी ये भर जा रहा है, जो कि आपका सीपेज के वजह से इनफिल्ट्रेट होके ऊपर आ जा रहा है। और ये पानी सूख नहीं रहा है, बार बार इसको सुखाया जा रहा है, लेकिन ये सूख नहीं रहा है, जिस वजह से यहाँ पे अभी प्लास्टरिंग का काम होना है। और वो प्लास्टरिंग का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे तो ये प्लास्टरिंग करने के बाद फिर निकल जाएगा। इसीलिए प्रॉपर प्लास्टरिंग करने के लिए इसको पूरी तरह से इसको ड्राई करना पड़ेगा, तभी ये पूरी अच्छा से प्लास्टरिंग और घोल जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं ये चीज़ हो पाएगा। तो इसीलिए ये काम अभी बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आपका टाई बीम, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैसे टाई बीम को बिछा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर फॉर्मवर्क लगा के प्रॉपर इसका कास्टिंग किया जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखा। आगे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो इसमें आपका पार्किंग रहेगा। तो जनरली पार्किंग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि जो हम लोग अपना प्लिंथ जो हम लोग रखेंगे, हाइट उस कितना रखेंगे, 2 फीट रखेंगे, तो हम लोग का जो रैंप है वो हम लोग रैंप कितना बाई कितना साइज़ का हम लोग निकालेंगे, उसका एलिवेशन कितना रहेगा, जो उसका रेशियो है वो कितना रखेंगे, 1:3 रखेंगे, 1:4 रखेंगे। तो मैं आपको ये डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपका
2 फीट का प्लिंथ हाइट है, तो कम से कम अगर 1 फीट आप ऊंचा रख रहे हैं तो आपको 3.5 से 4 फीट आपको उसका एलिवेशन स्लोप रखना ज़रूरी है, जो कि हम लोग का लेंथ कहते हैं। कि अगर आपका हाइट आपका 1 फीट ऊपर जा रहा है प्लिंथ का, तो हम लोग 4 फीट रखेंगे। और अगर आपका 2 फीट अगर आपका हाइट प्लिंथ का जा रहा है तो 8 फीट रखेंगे, ताकि आपका जो गाड़ी है वो आसानी से, कोई भी गाड़ी आपका आसानी से आपका पार्किंग में आ सके। और ये प्रॉब्लम होती है जनरली, हम बहुत सारे लोगों से ये सुने हैं कि हम 3 फीट करवाए हैं फिर भी मेरा गाड़ी नहीं आ रहा है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, जो भी व्हीकल जैसे कि एसयूवी व्हीकल्स होता है या फिर आपका हैचबैक होता है, तो सबका ग्राउंड क्लियरेंस अलग अलग रहता है। किसी का 165 रहता है, किसी का 170 रहता है, किसी का 190 रहता है। किसी अगर मान लीजिए कि और अच्छी गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर हो गई तो उस सब में 200 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। तो सबका ग्राउंड क्लियरेंस अलग अलग रहता है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आती है जब हम लोग गाड़ी को रैंप में चढ़ाते हैं तो वो वहाँ पे फंस जाती है और फिर से हम लोग को तोड़ के कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे नुकसान हम लोग को झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ ना हो तो प्रॉपरली हमको कम से कम, अगर आप 2 फीट उठा रहे हैं तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, तो आपको 8 फीट के लिए रैंप बनाना पड़ेगा। आगे आपको जगह छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और एक जनरली हम लोग का फार्मूला होता है कि अगर 1 मीटर हम लोग अगर लेते हैं तो हम लोग का जो हाइट है वो 50 mm का एलिवेट करते हैं उसको, जो इंक्रीज़ करते हैं। हर 1 मीटर पे हम लोग 50 mm इंक्रीज़ करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग का ये फार्मूला बन जाता है कि अगर हम लोग 1 फीट हाइट को रखते हैं, प्लिंथ हाइट को रखते हैं, टाई बीम हाइट को रखते हैं, तो रोड लेवल से अगर ये आपका रोड लेवल है, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका रोड लेवल है। और रोड लेवल से अगर आप 3 फीट हाइट ले रहे हैं या 1 फीट हाइट ले रहे हैं या 2 फीट हाइट ले रहे हैं, तो पर फीट आपका 4 फीट का लंबाई होना चाहिए। तभी वो जो फार्मूला है, जो कि आपका 1 मीटर में 50 mm का आपका एलिवेट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए रैंप का, हर 1 मीटर में 50 mm करके इंक्रीज़ होगा। मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली कैलकुलेट करके कि किस तरह से वो चीज़ किया जाता है। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं कंस्ट्रक्शन में, और प्रॉपरली इंजीनियर्स के मदद से हम लोग किस तरह से करते हैं। अगर आप कहीं पे भी आप देखिएगा जो भी कंस्ट्रक्शन अच्छे से किया जा रहा है वो इसी हिसाब से किया जाता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कहीं पे आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने घर को बनाने समय सारा भी जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो हाउस है कंस्ट्रक्शन है, जो भी यहाँ पे करवाने के लिए बोला जा रहा था, तो हमें बोला गया कि वास्तु के अनुसार होना चाहिए सारी चीज़ें। हम लोग ने उसी का ध्यान रखा है, सारी चीज़ें वास्तु के अनुसार रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका वेस्ट फेसिंग हाउस का प्लान है, और जो भी आप कंस्ट्रक्शन यहाँ देख पा रहे हैं तो ये सेप्टिक टैंक उसी के अनुसार यहाँ पे रखा गया है। ये आपका नॉर्थ साइड है, ये आपका वेस्ट साइड है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका सेप्टिक टैंक होना चाहिए, जिस वजह से इसका प्लेसमेंट यहाँ पे रखा गया है। और ये छोटा सा आंगन 5.5 फीट का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोड़ा गया है। और इसके बाद फिर ये जो रूम है यहाँ पे आपका एक डोर रहेगा 3.5 फीट का। तो इस डोर के मदद से आप मास्टर बेडरूम में एंटर करेंगे। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आपको एक अटैच बाथ भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक डोर रहेगा जो कि आपका एक 4.5 फीट का गली है। उसके बाद फिर आगे जो आपका एक छोटा सा पैसेज दिया गया है 3 फीट का, वहाँ से फिर आप अंदर हॉल में जा सकते हैं। मेन इंट्रेंस इसका यहीं से रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेप्टिक टैंक है, यहाँ पे 10 फीट का गेट रहेगा, जो कि रैंप भी बनाया जाएगा। रैंप की मदद से गाड़ी आपका एंटर होगा। 10.5 फीट के आसपास का ये जो गेट है, यहाँ से एंटर करने के बाद फिर जो ये पूरा पार्किंग 19 फीट का है, 19 फीट का पार्किंग यहाँ पे रखा गया है। 19 फीट बाय 10.5 फीट का ये आपका चीज़ का डायमेंशन रखा गया है। उसके बाद फिर यहाँ से 4.5 फीट, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेयरकेस का स्टार्टेड हो जाएगा। उसके बाद फिर जो इसका स्टेयर है आपका, जैसे मैंने प्लानिंग में दिखाया था आपका लास्ट वीडियो में कि क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहाँ से आपका स्टेयरकेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 स्टेप है। उसके बाद फिर लैंडिंग बनाया गया है। लैंडिंग बनाने के बाद फिर ये 11 स्टेप है। 11 स्टेप के बाद फिर लैंडिंग बनाया गया है। फिर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 स्टेप है और आप फर्स्ट फ्लोर में
पहुंच जाते हैं। फ्लोर टू फ्लोर हाइट 11 फीट रखा गया है। जनरली स्टैंडर्ड ये रहता है कि 11 फीट रखना ज़रूरी है। ये आपका यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट है, जो कि आपका गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस आपका 10.5 फीट बाई 11.5 फीट का ये गेस्ट हाउस है। उसके बाद फिर यहाँ से उस जगह पे आपका फिर एक एंट्रेंस है, जो कि आपका हॉल में निकल कर आता है। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ से आपका जो एंट्रेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3.5 फीट का गेट होगा और इसी गेट के मदद से फिर हम लोग ये एरिया में पहुँच जाएंगे, जो आपका हॉल है, जो कि आपका 16 फीट बाई 12.5 फीट का आपका हॉल का साइज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है। और यहाँ आसानी से आप अपना जो भी डाइनिंग प्लेसमेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट सोफ़ा वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और ये इस जगह पे फिर एक रूम है, जो कि अटैच बाथरूम के साथ आता है। ये आपका 10 फीट बाई 14 फीट का जो रूम है, इसमें आपका जो ये वॉल दिया गया है, यहाँ पे आप अपना अच्छा से टीवी यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो इंट्रेंस डोर रहेगा वो उस साइड रहेगा, जहाँ पे मैं अपना फिंगर दिखा रहा हूँ, उस साइड वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप आसान से टीवी यूनिट रख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे सोफ़ा लगा के अपना बैठ के अपना जो भी इंजॉयमेंट अपना कर सकते हैं इस रूम में। हम लोग ग्राउंड में हम लोग 2 एंट्रेंस रखे हुए हैं। जनरली मेन एंट्रेंस का काम ये रहेगा, पार्किंग की तरफ से आप एंटर करते हैं और ये आपका गेस्ट रूम के थ्रू, फिर ये आपका इसके थ्रू, गेट के थ्रू फिर आपका हॉल में आ जाते हैं। और एक आपका जो पैसेज है 5.5 फीट का, उसके बाद फिर एक डोर रहेगा। डोर के बाद आप मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं और ये जो आपका यहाँ पे 3.5 फीट का गेट रहेगा और ये पैसेज है आपका 4.5 फीट का। और ये दोनों आपका अटैच बाथरूम है, दोनों कोने में जो आप देख पा रहे हैं, और बीच में आपका कॉमन बाथ है। और ये कॉमन बाथ के आगे 4.5 फीट का जो पैसेज है, यहाँ आसानी से आप अपना यूटिलाइज इसको कर सकते हैं अपना। जैसे यहाँ पे बेसिन का प्लेसमेंट किया गया है, आप यहाँ पे जो भी यूटिलिटी एरिया है उसको यूज़ कर सकते हैं, या आने जाने के लिए पैसेज के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मूवमेंट एरिया, सर्कुलेशन एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रखा गया है इस जो भी साइट है, जो भी बन कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से फ्रेम स्ट्रक्चर है और इसमें जो भी चीज़ आपको मैं दिखा से ही आपका एक छोटा सा और हॉल है 6 फीट बाई 6 फीट का, जो कि आपका ये एरिया दोनों साथ में रखा गया है। 16 फीट बाई 12.5 फीट प्लस 6 फीट बाई 6 फीट का सर्कुलेशन एरिया बहुत ही शानदार है। उसके बाद जो यहाँ पे आप बगल में आप देख पा रहे हैं, वो 6.5 फीट बाई 7 फीट का आपका पूजा रूम रखा गया है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वास्तु भी कहता है आपको कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक आपका पूजा रूम का प्लेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इधर देख पा रहे हैं, जो आपका साउथ ईस्ट में आपका किचन को रखा गया है, जो वास्तु के अनुसार प्रॉपर प्लेसमेंट है। और किचन से हम लोग निकलते ही एक छोटी सी जो हॉल आपको दिख रही है, यहाँ पे भी आप डाइनिंग प्लेसमेंट कर सकते हैं, या ये बड़ी हॉल में भी डाइनिंग प्लेसमेंट कर सकते हैं। पीछे एक डोर रखा गया है, पीछे आपका 4 फीट बाई 2.5 फीट का जो एरिया है, उसको यूटिलिटी एरिया के तौर पर यूज़ करने के लिए छोड़ा गया है। उस एरिया के लिए जाने के लिए यहाँ पे एक आपका 3 फीट का गेट आपका लगाया जाएगा। और इसके बाद फिर जैसे आप इधर से आते हैं, यहाँ पे आपका एक डोर रहेगा, जो कि इस बेडरूम के लिए जाने के लिए रहेगा। टोटल ग्राउंड फ्लोर में हम लोग 3 बेडरूम हम लोग रखे हैं। और इसका जो आपका बोरिंग का प्लेसमेंट है, वो भी वास्तु को सोच के रखा गया है, वास्तु के अनुसार रखा गया है, जो कि उस डायरेक्शन में रखा गया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो आपका वास्तु कहता है कि हम लोग का पानी का व्यवस्था, बोरिंग का, ट्यूबवेल का, सारा का व्यवस्था हम लोग को वहीं पे करना चाहिए, इसीलिए बोरिंग आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किया गया है। और आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आप देख पा रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका जो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे बाथरूम का प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। एक ऑप्शन रहता है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे आप सेप्टिक टैंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप बाथरूम का प्लेसमेंट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन आपका बन जाता है, जो कि आपका वेस्ट और आपका साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में, साउथ के बीच में आपका जो पोजीशन होता है, वहाँ पे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं बाथरूम का। जनरली हम लोग को कहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपको मैं बता दूँ, आप नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में आपका जो भी बाथरूम का प्लेसमेंट वो आप नहीं रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन को बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है।
आप अपना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो आग्नेय कोण होता है। आग्नेय कोण में बाथरूम का प्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। और जल कुंड में जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए। आपका दो ही डायरेक्शन आपका बचता है, या तो आप नॉर्थ वेस्ट, सबसे प्रॉपर डायरेक्शन होता है बाथरूम का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वहाँ पे आप कीजिए, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आपका ये जो प्लेसमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ किया गया है। और वास्तु को अच्छे रूप में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड इशू आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट से कांटेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग के द्वारा किया गया है। और उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखने से क्या हो सकता है। बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग वास्तु के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं जो हम लोग के हाथ में होती है। और नहीं तो जो वहाँ के क्लाइंट है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें असुविधा के रूप में फेस करने पड़ सकती है। तो उन लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग को मैं देखा हूँ कि वो लोग छोड़ देते हैं वो प्लॉट को, या फिर सेल कर देते हैं। और अगर कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके अगर प्रॉपरली हम लोग वास्तु को थोड़ा बहुत ध्यान में रख के हम लोग कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, तो वो लोग करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें हेल्थ इशू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ अच्छे से वो चीज़ कंस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपरली रूप से होता है, कहीं भी कोई हेल्थ इशू नहीं आता है, कोई भी फाइनेंशियल इशू नहीं आता है। छोटी मोटी चीज़ें को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि आपका पास एरिया ही बहुत कम है, तो आप वहाँ पे वास्तु को रख नहीं सकते हैं, मजबूरन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो भी ये कंस्ट्रक्शन देखें, ये फ्रेम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो आप अभी देखिए टाई बीम का आपका जो भी रड है बांध के रखा गया है। इसके बाद फिर प्रॉपरली जब यहाँ चारों तरफ बिछाया जाएगा टाई बीम को प्रॉपरली, तो उसी तरह शटरिंग जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, इसको करके फिनिश कर दिया जाएगा। प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाया जाएगा, फिर से अलाइनमेंट चेक किया जाएगा कि आपका सारा कॉलम सही तरीक़ा से स्ट्रेट है, सेंटर लाइन पे है कि नहीं है। सेंटर लाइन में अलाइनमेंट चेक करने के बाद फिर हम लोग इसको कास्टिंग करेंगे, फॉर्मवर्क लगा के। कास्टिंग करने के बाद फिर हम लोग इसका दो तरीका हो सकता है। एक तो आप जैसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, टाई बीम का कास्टिंग करके एक आपका 3 फीट का दीवार का चिनाई कर देते हैं चारों तरफ। और उसके बाद फिर हम लोग डीपीसी या फिर आप सील बैंड बोल सकते हैं। सील बैंड में क्या होता है कि 4 हम लोग 10 mm या 8 mm का हम लोग रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, जो कि 6 इंच का रहता है, जो उसका डेप्थ होता है 4 से 6 इंच का डेप्थ रहता है, जिसको हम लोग 3 फीट दीवार कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसको डीपीसी भी कहते हैं। डीपीसी में जनरली क्या होता है कि M15 का ग्रेड हम लोग कंक्रीट यूज़ करते हैं, वो M20 का ग्रेड सीलबैंड में हम लोग यूज़ करते हैं, और डीपीसी में M15 का ग्रेड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि M20 का अगर हम लोग ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कंक्रीट का जो रेशियो होता है, मिक्स होता है, वो 1 1.5 3 का रखा जाता है। जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल लोकली अगर बोला जाए, तो एक गमला अगर हम लोग सीमेंट लेते हैं, तो 1.5 गमला उसमें सैंड लेते हैं, और 3 गमला हम लोग उसमें एग्रीगेट लेते हैं, गिट्टी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, और साइट में भी देखना पड़ता है कि जो भी आप अपना कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दिए हैं, वो सही तरीक़ा से काम किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका टाई बीम हो जाने के बाद फिर आपका एक कॉलम से, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका टाई बीम कंप्लीट हो जाएगा। तो टाई बीम कास्टिंग होने के बाद फिर यहाँ पे एक स्टार्टर बनाया जाएगा, और स्टार्टर करने के बाद फिर इसको राइज किया जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें सॉइल फिलिंग नहीं किया गया है। जो भी आप देख रहे हैं, वो टाई बीम के नीचे आपका सॉइल फिलिंग बचा हुआ है, जो ग्राउंड बीम और आपका टाई बीम के बीच इस लेवल तक आपका पूरा जो सॉइलिंग होगा वो कंप्लीट किया जाएगा हर एक जगह पे, और प्रॉपर कॉम्पैक्शन से किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसको भी हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली नहीं करना चाहिए। कॉम्पैक्शन मशीन का यूज़ करना चाहिए, रैमिंग का यूज़ करना चाहिए, और प्रॉपरली उसको कॉम्पैक्ट करना चाहिए। और इसका भी एक तरीका है जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन करने के बाद सारा मिट्टी हम लोग बाहर में निकाल के रख देते हैं जनरली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारा मिट्टी को बाहर निकाल के यहाँ पे डिपॉजिट
कर दिया गया है जब एक्सकेवेट किया जा रहा था। और उसके बाद फिर जब सॉइलिंग फिलिंग का काम आता है तो ट्रैक्टर के मदद से हम लोग ट्रैक्टर को लेके आते हैं जेसीबी के यूज़ के थ्रू, और यहाँ पे फिलिंग करते जाते हैं। और एक बार में आपका 1 से 1.5 फीट 2 फीट आपका यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। और उसके बाद हम लोग पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद उसको पूरी तरह से जो सरिया होता है या फिर कुछ बड़ी सी मोटी सी चीज़ लेते हैं और उसको छेदा करते करते फिर उसको हम लोग सॉलिंग करने का काम करते हैं। सोचते हैं कि हम लोग पूरी अच्छे से ये सॉलिंग हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉइल फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 8 से 9 इंच, मैक्सिमम 10 इंच आपका जो हाइट होता है, जो भी आपका ग्राउंड बीम है, वहाँ से 10 इंच का आप मार्किंग कर लीजिए। 10 इंच मार्क करने के बाद फिर वहाँ तक आप सॉइल को फिल करें, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करें कॉम्पैक्शन मशीन से। उसके बाद फिर 10 इंच का आपका हाइट रखें। ऐसे 10 इंच करके आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसी हिसाब से 9 से 10 इंच का आपका कॉम्पैक्शन करना है हर एक लेयर। तो इस तरह क्या होगा कि आपका लेयर टू लेयर कॉम्पैक्शन बहुत अच्छे से होगा। और कॉम्पैक्शन होने के बाद फिर आप उसमें एंटी टर्माइट जो केमिकल होता है उसको भी डाल सकते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं साइट पे। अगर कोई भी अगर दीमक वगैरह नहीं आना चाहिए तो उसको एंटी टर्माइट केमिकल डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। और ये प्रॉपर सारी जगह पे करना चाहिए। मैनुअली भी कर सकते हैं आप, 10 इंच करके कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक मैं बोलना चाहता हूँ कि मैनुअली आप वर्कर को ले जाके आप वो मशीन दे के समझा सकते हैं कि किस तरह से आपको कॉम्पैक्ट करना है। बिना मशीन का कॉम्पैक्शन यूज़ मत करें। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैनुअली करने से पहले सोचते थे कि मैनुअली हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसमें वॉइड्स, गैप और लूजनेस रह जाता है, उसमें अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए आपको कॉम्पैक्शन मशीन का यूज़ करना चाहिए, प्रॉपरली उसमें कॉम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी जो मैंने आपको जानकारी अभी दिया है वो सब स्ट्रक्चर के अंदर आता है। टाई बीम तक हम लोगों का कंस्ट्रक्शन होता है सब स्ट्रक्चर का। उसके बाद फिर जो सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉलम को खड़ा करते हैं। पहले जो भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, कॉलम को कास्ट करने के बाद फिर उसमें बीम और स्लैब का कास्ट होता है। बीम और स्लैब का कास्ट होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ईंटे की चिनाई करते हैं। तो ईंटे की चिनाई हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर पूरा अच्छा से कास्ट हो जाता है। और लोड बियरिंग में पहले हम लोग वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वॉल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मवर्क लगा के फिर हम लोग कॉलम को ढाल देते हैं, जिसको हम लोग ढलाई कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। तो ये दो फ़र्क होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में और फ्रेम स्ट्रक्चर में। ये आपका बगल में जो कंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, ये आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। और ये आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राउंड बीम नहीं देते तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टाई बीम आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मिट्टी लूज़ होने के कारण यहाँ से निकल गई है। और नीचे जो ईंटा है, अब जो मालिक हैं इनके, मकान मालिक हैं, वो अब उनको डर लग रहा है कि मेरा जो ईंटा है और नीचे खसक ना जाए और मेरा जो टाई बीम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, घर में क्रैक्स ना आ जाए। तो इसीलिए प्रॉपरली यहाँ पे काम नहीं हुआ था, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉपरली ग्राउंड बीम दिया जाता है, उसके बाद फिर 2 से 2.25 फीट का ईंटे का चिनाई किया जाता है, उसके बाद फिर ये टाई बीम लगाया जाता है और जो बैक फिलिंग होता है, बैक फिलिंग अच्छे से किया जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बैक फिलिंग अच्छे से नहीं किया गया है, जो ग्राउंड बीम है वो मिसिंग है और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग जो कंपैरिजन में आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर जो यहाँ बन रहा है, जब जैसे जैसे आपका बनेगा तो सब स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जब इसका बैक फिलिंग किया जाएगा, तो बैक फिलिंग के समय भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, लाइवली बताऊंगा कि किस तरह से बैक फिलिंग किया जाता है। 10 इंच करके हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करते हैं मैनुअली कॉम्पैक्शन मशीन से, या फिर जो आपका मशीन आता है जो कि हम लोग उसको लोकली लैंग्वेज में रैमर टाइप का कुछ कहते हैं, तो उस चीज़ से उसकी चीज़ का मदद करके हम लोग जनरली हमको कॉम्पैक्शन मशीन का ही यूज़ करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लाइव मैं करूँगा उस चीज़ का वीडियो मैं अलग से डालूँगा। तो अभी ये जो चीज़ है साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनरली सब स्ट्रक्चर का काम जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, वहाँ तक का काम का डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे काम का ऊपर राइज़ किया जाएगा, जैसे सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, तो वो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा और भी डिटेल्स बताऊँगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉलम का,
तो उसमें जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम रहता है वो कितना हम लोग का यूज़ होता है, कितना बैग सीमेंट हम लोग यूज़, कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने में कितना बैग सीमेंट यूज़ होता है, उसका जो वॉल्यूम है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से हम लोग जो वॉल अगर लगा है तो उसमें कितना मोटार यूज़ हुआ है, कितना ब्रिक्स यूज़ हुआ है, सारा चीज़ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ में बताऊंगा, ताकि कोई भी डाउट्स नहीं रहे। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिविल इंजीनियर हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ एक टेक्निकली किया जाना चाहिए उसी हिसाब से हो, और सिविल इंजीनियर का विज़िट होना ज़रूरी है, जैसे कि मैं विज़िट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं तो आप सिविल इंजीनियर का मदद लें, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा समझने के लिए कि क्या स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। और इन एक चीज़ फाइनल स्टेज में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम में बताऊंगा कि जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फुटिंग से लेकर आपका जो हाइट होता है, पिरामिड का हाइट होता है, वहाँ तक का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ तक का आपका कितना पैसा खर्चा होगा, उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे, ये अलग से मैं एक वीडियो निकालूंगा, इसी तरह का लॉन्ग वीडियो निकालूंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि मेरा फुटिंग में कितना खर्चा होगा, फिर ग्राउंड बीम तक देने में कितना खर्चा होगा, कितना सरिया में खर्चा होगा, कितना सीमेंट में खर्चा होगा, कितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में खर्चा होगा, फिर टाई बीम तक मेरा कितना खर्चा होगा। उसके बाद फिर जब हम लोग 1 फ्लोर तक कॉलम कास्ट कर देते हैं, स्लैब कास्ट कर देते हैं, बीम कास्ट कर देते हैं, तो मेरा कितना कॉस्टिंग बन जाती है। उसके बाद पूरा एक फ्लोर जब हम लोग कंप्लीट हो जाता है, ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है, प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, टाइल्स मार्बल वगैरह सब फिनिशिंग कंप्लीट हो जाता है, तो कितना पैसा ऑलमोस्ट खर्चा होता है, कितना रुपए आपका स्क्वायर फीट खर्चा होता है जनरली जो हम लोग को देखने को मिलता है विथ मटेरियल। तो आप उससे टैली कर सकते हैं कि जो सामने से मेरे पास जो ऑफ़र आ रहा है कि 1500 रुपया स्क्वायर फीट, 1600 रुपये स्क्वायर फीट विथ मटेरियल, 1700 रुपये स्क्वायर फीट विथ मटेरियल, तो आपका वो मैच कर रहा है कि नहीं, या कितना ऊपर नीचे हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो इस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक ट्रैक्टर ईटा रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका 3 ट्रैक्टर ईटा रखा गया है। तो ये छोटा सा मैं आपको ये लास्टली दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले बताया था कि फ़र्स्ट क्लास ब्रिक कैसा होता है, किस तरह से उसका फील्ड टेस्ट चेक कर सकते हैं, और सेकंड क्लास ब्रिक कैसा होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा आपका एक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि क्या आप डिफरेंस देखिए। इसमें जो सेकंड क्लास ब्रिक है ये प्रॉपर शेप में आपको नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर शेप में आपको नहीं मिलेगा। इसका कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं। और ये जो ईटा है, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो ईटा है, देखिए आप इसका जो शेप है, प्रॉपर शेप में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। देखिए इसको उतारते और रखने में ही ये टूट जाता है। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ हमको नुकसान झेलना पड़ता है। जब एक ट्रैक्टर अगर आप ईटा 1500 ईटा मंगाते हैं तो आपको पता चलता है कि 50 से 60 ईटा आपका टूट गया है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक, अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रिक मंगवाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको यहाँ पे वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, सारा यूनिफॉर्म शेप में आपको नज़र आता है। तो ये यूनिफॉर्म शेप में नज़र आता है, उसका साइज़ भी यूनिफॉर्म होता है। इसका देखिएगा, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसका शेप बहुत बढ़िया बनाया गया है, फिनिशिंग इसका बहुत अच्छा है। इसका कलर वेल बर्न्ड है, ना ओवर बर्न्ड है ना लेस बर्न्ड है, पूरी तरह से इसको पकाया गया है, जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है। और आप देख सकते हैं कोई भी टूटा ईटा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसका। अगर मेरा यहाँ पे 3 ट्रैक्टर मतलब 4500 ईटा अगर यहाँ पे आपका गिरा है साइड पे, तो पूरा 4500 ईटा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। एक भी ईटा ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कि आपका टूटा हो, ब्रोकन हो। तो इसी तरह का जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको देते रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।